एआईपीएमसी और पीएमटी जैसी एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाने के लिए अथक मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है और यह मेहनत और परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक हो सके, इसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से शुरुआत करनी होगी। It doesn't matter what you are doing, but it highly matters how are you doing. Obviously, आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपने टेक्निकल एस्पेक्ट देख लिए आपकी पीएमटी और एआईपीएमटी में सक्सेस होने के लिए। अब हम कुछ बिहेवियर एस्पेक्ट देखेंगे। बिहेवियर एस्पेक्ट इन द सेंस कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता है और आपको ये भी पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण आप उन्हें अवॉइड कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो मुश्किल पैदा कर देते हैं। कहा जाता है कि स्टूडेंट की सबसे अच्छी दोस्त होती है उसकी किताबें, क्योंकि जब तक आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेते, हर वक्त हर समय आपके पास आपकी किताबें होती है, आपके नोट्स, आपकी किताबें, उसमें लिखा हुआ हर अक्षर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार होते हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम जानेंगे हमारे एलएसपी सर से। और साथ ही एक बात और कि एआईपीएमटी जैसी या पीएमटी व्हाटएवर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको जरूरी है कि छोटे से छोटा एस्पेक्ट और चैप्टर भी आपको क्लियर। एक डॉक्टर की इनकम क्या होती है और वो पर मंथ पर एनम कितना अर्न करता है, ये भी बताया कि वो किस तरह से लोगों की जेब खाली कर देता है। क्लियर? तो आखिर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ी थी, ये सारी बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एग्जाम का पैटर्न आपने देखा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी डेप्थ क्या होती है, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये सारी बातें आपने देखी। पर आखिरकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, जो बेसिक हमारी प्रिपरेशन है वो कहां से स्टार्ट होती है, ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो 98 या 90% बातें अभी तक मान लीजिए आप कंप्लीट कर चुके हैं, पर 2% या 10% जो बातें वो जब तक उसके साथ नहीं मिलेगी तब तक 100% सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? तो आखिर इन सब बातों तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है वो नोट्स बनाने से स्टार्ट होती है। मतलब जब हम पहली क्लास अटेंड करते हैं तो हम हमारे साथ कॉपीज लेकर आते हैं और उन कॉपीज में फर्स्ट डे से ही हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर इन नोट्स को कैसे बनाया जाता है और इस वर्कशॉप का टारगेट क्या है, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये वर्कशॉप आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि आप अगर सही ट्रैक पर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सही ट्रैक पर हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए एक ट्रैक है, एक रोड, और उस रोड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कुछ धूल, मिट्टी, पत्थर या गड्ढे इस टाइप के ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। अब मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेम अमाउंट में हार्ड वर्क कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल इक्वली हार्ड वर्क कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हार्ड वर्क कर सकता है, ये भी हार्ड वर्क कर सकता है, ये भी हार्ड वर्क कर सकता है। और उनको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और कुछ स्टूडेंट को उस रोड पर खड़ा कर दिया जाए और उन्हें दौड़ने के लिए कहा जाए जिससे कि वो दौड़ में ठीक सकें। तो कुछ ट्रैक के आउटसाइड दौड़ लगा रहे हैं, कुछ ट्रैक के इस साइड आउटसाइड पर दौड़ लगा रहे हैं और कुछ ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। तो अगर सबके सब सेम हार्ड वर्कर हैं तो जीतता वही है जो सही ट्रैक पर होता है। अगर जो गड्ढे वाले ट्रैक में अगर वो उतना ही हार्ड वर्क कर रहा है फिर भी वो सही ट्रैक वाले स्टूडेंट से पीछे ही रह जाएगा उन ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण। तो इस वर्कशॉप का टारगेट यही है कि आपको उस गड्ढे वाले या ऑब्स्ट्रक्शन भरे हुए ट्रैक से उठाकर सही ट्रैक पर लाया जाए। फिर आप उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी आप कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं कि हम हार्ड वर्क कर, सभी हार्ड वर्क करते हैं, सभी हार्ड वर्क करते हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये हार्ड वर्क करते हैं, पर सिलेक्शन सभी का ही होगा। उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कुछ सही ट्रैक पर रहकर हार्ड वर्क करते हैं और कुछ गलत ट्रैक या ऑब्स्ट्रक्शन भरे ट्रैक पर रहकर हार्ड वर्क करते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन भरे ट्रैक पर रहकर हार्ड वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण नहीं होता, जबकि हार्ड वर्क दोनों ने बराबर किया होता। तो इन सभी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा नोट्स बनाने का तरीका।
तो सबसे पहले देखिए कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, आप फर्स्ट डे से नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और उन नोट्स को किस तरह से बनाया जाए, इन सभी बातों को अगर आप फर्स्ट डे से ही समझ जाए तो आपकी पूरी प्लानिंग, पूरे साल भर की प्लानिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और आप अपने लिखे हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोग नोट्स बनाने के लिए रफ कॉपीज का यूज करते हैं। जैसे मैंने आज ही सुबह क्लास ली, एक स्टूडेंट ने फर्स्ट पेज पर या 2 पेज पर केमिस्ट्री लिखी, उसके बाद सेकंड पेज पर मैथ्स लिखी और थर्ड पेज पर फिजिक्स लिखी। अब मैंने उससे पूछा कि बताओ अगर आप इसी तरीके से लिखते चले जाओगे और कभी आपको फिजिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई तो आप कब तक ढूंढोगे कि कौन सा पोर्शन फिजिक्स का था या कौन से पेज पर मैंने फिजिक्स लिखा। तो ऐसे में ये एक अनसिस्टमैटिक प्लानिंग हो जाती है और इस वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते एग्जाम को क्लियर करने। तो नोट्स में सबसे पहली बात है कि जो नोट्स आप खुद से लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिखे हुए नोट्स की बात कर रहा हूँ। जो नोट्स आप खुद से लिख रहे हैं, मतलब जो नोट्स आप क्लास में बना रहे हैं, जो टीचर आपको समझा रहा है उनको समझकर आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख रहे हैं, वो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स से सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब कैसे इफेक्टिव होते हैं वो समझिए। अगर यही बुक जो आपको आज दी गई, यदि आप उस फ्रेंड को देंगे जो आज इस वर्कशॉप में नहीं, तो उसको उतना क्लियरली वो सारी चीजें समझ नहीं आएगी। वो पढ़कर उस पिक्चर, उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। आप जब भी कोई पेज खोलेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस पेज को समझाते टाइम हमारे टीचर ने ये एक एग्जांपल हमारे सामने दी, तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी, उसके सारे कंसेप्ट आपके लिए क्लियर रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होती है नोट्स मेकिंग टेक्निक पर, कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बेस्ट है, वो बेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा इससे अच्छा मटेरियल आपको किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप अपने द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और उन्हीं से आप प्रिपरेशन करें, ये सबसे इफेक्टिव मटेरियल होता है। क्लियर? अब उसके बाद नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए वो यहाँ पर देखिए। आपको हर वीक एक नया शेड्यूल मिलता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जिन टीचर्स ने आपको फर्स्ट वीक में पढ़ाया वो नेक्स्ट वीक हो सकता है कई बार नहीं आते, कोई दूसरे टीचर आ जाते हैं। हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट में आप 2-3 टीचर से अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात देखें कि अलग अलग सब्जेक्ट एवं टीचर द्वारा पढ़ाए गए नोट्स अलग अलग रजिस्टर में तैयार किए जाने चाहिए। मतलब एक टीचर ने अगर एक टॉपिक स्टार्ट किया, जस्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं मोशन इन्वर्टाइजेशन, और दूसरे टीचर ने मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टार्ट की, तो ऐसा नहीं कि आप मोशन इन्वर्टाइजेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के नोट्स अपने पहले ही कॉपी में स्टार्ट कर दें। फिर ऐसे में क्या होगा, वही बात आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी और मोशन इन्वर्टाइजेशन दोनों में भी छोटे चले जाएंगे और फिर रिवीजन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे सही तरीका है कि एक टीचर के लिए भले ही सब्जेक्ट एक हो पर अलग अलग सेपरेट टीचर के लिए आपके नोट्स बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्लियर? तो अलग अलग सब्जेक्ट एवं टीचर द्वारा पढ़ाए गए नोट्स अलग अलग रजिस्टर में तैयार किए जाने चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फिजिक्स का एक कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ या फिर केमिस्ट्री का एक कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो उस टॉपिक को अपनी एक नई कॉपी में स्टार्ट करें और सपोज नेक्स्ट वीक केमिस्ट्री का दूसरा कोई टीचर आपको पढ़ाने आ जाता है, तो उसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बनाएं। तो इस तरीके से बिल्कुल एक सेपरेट नोट्स तैयार होते चले जाएंगे और चैप्टर वाइज नोट्स तैयार होते जाएंगे। एक चैप्टर में कोई दूसरा चैप्टर मिक्स नहीं हो पाए। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड पॉइंट, फिजिक्स तथा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रत्येक टीचर के लिए 3 रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। अब ये 3 रजिस्टर क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बात जो 3 रजिस्टर वाली बात है ये बायो वाले सब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होगी। 3 रजिस्टर आपको केवल जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है उन सब्जेक्ट के लिए बनाना है। न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स में रहता है, केमिस्ट्री में रहता है। बायो में एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम होते हैं। क्लियर? तो आपको 3 जो रजिस्टर बनाने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, सबसे पहली बात तो पहला कांसेप्ट हमारा वही रहेगा कि हर एक टीचर के लिए अलग अलग आपको कॉपीज मेंटेन करनी है, रजिस्टर मेंटेन करनी है। अब जो मेनली 3 रजिस्टर यहाँ पर होंगे उनके टाइप में कि फर्स्ट रजिस्टर आपका थ्योरेटिकल या थ्योरी लिखने के लिए आप यूज करेंगे। थ्योरी मतलब फर्स्ट जो कॉपी रहेगी वो थ्योरेटिकल कॉपी होगी।
अब थ्योरेटिकल कॉपी में थ्योरी में क्या क्या आता है, हमें उस रजिस्टर में क्या क्या लिखना है, इस बात पर जरा आप कंसंट्रेट करें कि थ्योरी में कोई भी टीचर आपको बेसिक डेफिनेशन लिखवाता है कि कोई भी नई टर्म आपको पढ़ाई उसकी डेफिनेशन आपको लिखवाएगा, कोई कंसेप्ट जो उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है वो लिखवाएगा। हो सकता है कि डेरिवेशन आपको उसमें बताए जाए, तो डेरिवेशन भी आपकी उस थ्योरेटिकल कॉपी में आनी चाहिए, राइट। तो फाइनली डेरिवेशन और कंसेप्ट डेफिनेशन और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो सबके सब आपकी थ्योरी वाली कॉपी में आने चाहिए। हाँ, थ्योरी वाली कॉपी में आप किसी क्वेश्चन को किसी कंसेप्ट को समझने के लिए जो टीचर क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को उस थ्योरी वाली कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं, पर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होने चाहिए। अगर किसी कंसेप्ट को समझने के लिए कोई टीचर न्यूमेरिकल करवा रहा है तो उस न्यूमेरिकल को आप थ्योरी वाली कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आप उसको रिवाइज करें तो थ्योरी के साथ साथ उसके कंसेप्ट को समझने के लिए आपने उस न्यूमेरिकल को देख लिया, वो कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, उसका एप्लीकेशन आपने बता दिया। अदरवाइज जितने न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए जितने न्यूमेरिकल्स आप करते हैं वो सब के सब आपकी सेकंड कॉपी में जानी चाहिए। सेकंड कॉपी क्या होगी? न्यूमेरिकल। क्लियर? इसमें सभी टाइप के न्यूमेरिकल आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। देखिए होता क्या है एक क्लास में कि जैसे एक टीचर ने अपना कोई टॉपिक स्टार्ट किया फिजिक्स या केमिस्ट्री में, यहाँ जो कि हम बात कर रहे हैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो एक टीचर ने कोई भी अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो आपको पहले लेक्चर में कुछ थ्योरी बताता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता है, राइट, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस आपको घर से सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो जितने भी क्वेश्चन टीचर क्लास में करवा रहा है और जितने क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, पैकेज से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, वो सभी क्वेश्चंस आपके कहां जाने चाहिए? न्यूमेरिकल वाली कॉपी में। इसका एक फायदा मिलेगा कि आप जिस सीक्वेंस में थ्योरी वाली कॉपी में थ्योरी लिख रहे हैं, सेम उसी सीक्वेंस में न्यूमेरिकल वाली कॉपी में आपके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा उसके न्यूमेरिकल आपने उसी न्यूमेरिकल वाली कॉपी में सॉल्व कर ली, सेकंड लेक्चर में जो पढ़ा आपने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने न्यूमेरिकल वाली कॉपी में कर ली। और ऐसा नहीं, अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके आप स्टडी मटेरियल के अलावा या टीचर के दिए हुए क्वेश्चंस के अलावा कुछ बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप न्यूमेरिकल किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से सॉल्व करें, किसी भी मटेरियल से सॉल्व करें, वो सभी न्यूमेरिकल आपके न्यूमेरिकल वाली कॉपी में जाने चाहिए। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट न्यूमेरिकल कॉपी में नहीं जाता। अब देखिए एक और जो प्रॉब्लम होती है कि ऐसा तो होता नहीं कि जो भी न्यूमेरिकल हम पहली बार सॉल्व करें वो पहली बार नहीं सॉल्व हो जाए या सही हो जाए, कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल उठाया उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही हो गया, ऐसा बहुत कम होता है, राइट। ये प्रैक्टिस करने के बाद हम इस परफेक्शन पर पहुंचते हैं कि हम एक बार में क्वेश्चन को सही करने लग जाते हैं। पर शुरुआत में ये होता है आपके साथ कि आप कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठा लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हो पाता, मतलब गलत हो जाता है। अब गलत जो क्वेश्चन हो जाता है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आपने गलत कर दी, गलती होगी, कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर उस क्वेश्चन के बारे में आपकी अप्रोच ही सही नहीं थी, आप शुरुआत से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से काटते हैं? ऐसा नहीं चलाते। क्लियर? मतलब इस तरीके से आप काटते हैं कि वो क्वेश्चन मेरे सामने नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आप एक गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वास्तव में आपको ये देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है, उस क्वेश्चन का कारण क्या था, गलत होने का कारण क्या है, और वो कारण आपको याद रखना है ताकि आप उस गलती को रिपीट ना करें। क्योंकि अगर आपको गलत अप्रोच पता होगी तो आप पहले से ही उस गलत अप्रोच की डायरेक्शन में जाएंगे, गलत अप्रोच में जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को गलत और सही अप्रोच भी पता है और गलत अप्रोच उसको पता नहीं, तो वो दोनों तरीकों से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और हो सकता है जिस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत अप्रोच की डायरेक्शन में गए थे, वो स्टूडेंट भी सबसे पहले गलत अप्रोच की डायरेक्शन में जाए। अब जिसको पता ही नहीं